हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल लोजी में। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और 81 पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 82 के बारे में। ठीक है, 82, 83, 84 इस सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अनुच्छेद 82 की। बिना टाइम वेस्ट के अपना पढ़ाई करते हैं हम। अनुच्छेद 82 की हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 79, 80, 81। 79 में संसद के बारे में बताया था, 80 में राज्यसभा के बारे में बताया था और 81 में आपको बताया था मैंने लोकसभा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे 82 की ओर। देखो 82 क्या कहता है, मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 82 का क्या तात्पर्य है, वो ये कहता है कि भाई जो लोकसभा और जो राज्यसभा की सीटें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक तरफ क्या है लोकसभा है, एक तरफ क्या है राज्यसभा है। ठीक है, जैसे कि मैं बताया था आपको, लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं। 2 सीटें जो थी मनोनीत थी, जो एंग्लो इंडियन थे, उसको संविधान में बदलाव करके आरक्षण खत्म कर दिया। तो वर्तमान में 543 सीटें हैं, ठीक है, जो निर्वाचित हैं, और राज्यसभा में 245 है। क्लियर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि यार ये जो लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं, ये सीटें बनती कैसे हैं, और राज्यसभा के अंदर 245 सीटें हैं, वो बनती कैसे हैं। तो डाउट है ना कि भैया ये किस तरह डिसाइड हुआ है, कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ। बहुत से बच्चों के दिमाग में ही चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की जो एक सीट है, लोकसभा की जो एक सीट है, ठीक है, वो सीट किसके बराबर होती है, वो 10 लाख आबादी के बराबर होती है। संविधान ने ये कहा है कि भैया 10 लाख आबादी पर एक सीटें बनेगी लोकसभा की। क्या कहा भैया जी, ये कहा है संविधान ने कि भैया 10 लाख आबादी पर एक सीट होगी लोकसभा की। और जो लोकसभा की सीटें होती है सदस्य तो कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके एमपी। तो कहना मतलब है कि 10 लाख आबादी पर एक एमपी काम करेगा, यानी संसद में एक एमपी की पावर मतलब 10 लाख आबादी, 10 लाख जनता कह रही है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एमपी की पावर बहुत होती है। कहीं भी अगर आप देख रहे हो, कहीं भी अगर एमपी वगैरह जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, पुलिस आसपास होता है कि इसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि अगर इसे कुछ हुआ तो 10 लाख आबादी जो है उनकी जो मांग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो संविधान ने क्या कर दिया, संविधान ने कह दिया भैया 10 लाख आबादी पर एक एमपी काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आएगा, भैया 10 लाख आबादी पर, मान लो कोई शहर है, छोटा शहर है, कोई गाँव मान लो यार, ठीक है, मैंने यहाँ पर शहर गांव की तो बात ही नहीं करी कि भाई 10 लाख आबादी शहर की होगी तो एक एमपी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि ऑल इंडिया के अंदर जहाँ पर 10 लाख आबादी होगी वहां पे एक एमपी बन जाएगा। ये तो कहा मैंने, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कुछ लिमिटेशन है इसकी। वो कैसे, आपको ना क्वेश्चन आया होगा कि सर जी किसी की मान लो आज की डेट में 9 लाख आबादी है, कितनी है, 9 लाख आबादी है। ठीक है, आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 10 साल में उसकी आबादी 11 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अभी जो ये एरिया है मान लिया एक्स एरिया है, कोई भैया नाम नहीं बता रहा मैं, ऐसे नाम तो बहुत सारे आए हैं लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। एक्स मान लिया कोई एरिया एक्स है, उसके बाद 9 लाख है, और 10 साल के बाद 10 साल के बाद उसके बाद कितने हो गई, 11 लाख। अब आप क्वेश्चन बोलोगे सर जी 10 साल की बोल रहे हो आप, 1 साल बाद, 2 साल बाद बोल सकते हो, 12 साल बोल सकते हो, 5 साल बोल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं 10 साल का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए। भारत देश के अंदर हर 10 साल बाद क्या होती है, जनगणना होती है। क्या होती है, जनगणना होती है। अब आप बोलोगे जनगणना क्या होती है, भैया जनगणना मतलब ये होती है कि हमारे देश के अंदर कितने जनती हैं, कितने जनता लोग हैं, कितने बड़े कितने घटे। आप सुना ना जन्म दर मृत्यु दर, ठीक है, उससे बताइए कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोग की मृत्यु हो गई। तो जनगणना मतलब ये होता है कि पता रहता सरकार को डेटा कि हमारे देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन हो चुकी है, हर 10 साल बाद ये होती है। ठीक है, पहली बात। चलो अब मान लिया 10 साल बाद ये हो गई जनगणना, ठीक है। अब यहाँ देखो 10 वर्ष के बाद इस एरिया की 11 लाख आबादी हो गई। अब आप बोलोगे भैया भाई सर जी बताओ कि 9 लाख थी अब 11 लाख हो गई, तो क्या इस पे एक एमपी बन जाएगा, इसको एक सीट मिल जाएगी। नाम को क्वेश्चन आना चाहिए ना, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि 10 लाख पे एक होना चाहिए, अब इसी 11 लाख हो गई तो उसे एक एमपी मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं मिलेगा, मैं बताता क्यों नहीं मिलेगा। देखो आर्टिकल 82 क्या कहता है, अब यहाँ समझो। आर्टिकल 82 कहता है कि भैया
प्रत्येक जनगणना के आधार पर क्या होना चाहिए? पुण्य समायोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुण्य समायोजन होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या कह दिया, कौन से लेकर बोल दिया आपने? बताता हूँ भैया, सुनो। आर्टिकल 82 यानी अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के आधार पर पुण्य मतलब होता है दोबारा। क्या होता है? दोबारा। अब सुनाओ पुनर्जन्म, तो वो पुण्य जन्म ही होता है। ठीक है, दोबारा। समायोजन मतलब होता है फेर बदल। क्या मतलब? उलट फेर। क्या बोलते हैं? उलट फेर। इसका मतलब क्या होता है? उलट फेर। अब आप बोलोगे सर जी मतलब क्या है इसका? मतलब देखो ये है कि हर एक जनगणना के आधार पर हर जनगणना के बाद पुण्य समायोजन मतलब जो लोकसभा की सीटें हैं यानी लोकसभा या राज्यसभा की सीटें हैं वो कैसे होनी चाहिए? उलट फेर होती रहनी चाहिए। या तो ज्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। किसके आधार पर? जनगणना के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 लाख आबादी थी पहले, जनगणना हुई 11 लाख हो गई, तो क्या होगा? एक एमपी बढ़ना चाहिए। तो आर्टिकल 82 यही कहता है कि भैया सीटें बढ़ क्यों नहीं रही, सीटें बढ़ाओ। ठीक है, आर्टिकल तो यही कह रहा है। ठीक है, हर जनगणना के आधार पर भैया सीटें बढ़ाओ। अगर सीटें कम हो रही है, 11 लाख आबादी मान लो 9 लाख रह गई, तो एक एमपी खत्म कर दो। अगर 9 लाख आबादी 11 लाख हो गई तो एक एमपी बढ़ा दो, 110 सीटें बढ़ा दो। ये तो आर्टिकल 82 बोलता है। लेकिन भैया सुनो, अगर ऐसा ही होता रहेगा, पुण्य समायोजन चलता रहेगा, हर बार सीटें बढ़ाएंगी, हर 10 बार सीटें बढ़ेंगी, हर कुछ होगा तो बड़ी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था लोकसभा के अंदर क्या हो, बैठने के लोग कितने हैं? सिर्फ 547 लोग बैठ सकते हैं। 550 नहीं बैठ सकते, सॉरी अधिकतम बैठ सकते हैं, लेकिन सीटें इतनी है 500 नहीं बैठ और 600 नहीं बैठ सकते, 700 नहीं बैठ सकते। अगर हर 10 साल बाद सीटें बढ़ेंगी इसकी तो लोकसभा में क्या होगा? भीड़ बढ़ जाएगी, है नहीं भैया? जैसे कि आपको पता ही है भारत देश का जनसंख्या तो ऐसी बढ़ती है जैसे कि आंख बंद करी कि बिल्ली कबूतर खाएगी नहीं वाला काम है। बस बोलो, तो लोकसभा के अंदर यानी संसद के अंदर सीटें क्या है? वो है बनी हुई है कि भैया 500 550 लोग ही बैठ सकते हैं, कैपेसिटी है, उसके ऊपर नहीं बढ़ाएगी वो। अब इसके अकॉर्डिंग अगर क्या मान लिया कि भैया सीटें बढ़ा दी हुई है, एक ऐसी एक्स, ऐसी वाई, ऐसी जेड, पता नहीं कितने एरिया होंगे जिनकी आबादी बहुत बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो क्या होगा? संसद तो भर जाएगी भैया, वहां तो बैठने की जगह नहीं होगी। बस में जब बैठने की जगह नहीं होगी तो घंटा वहां पे कुछ काम होने वाला है। सुन रहे बात को? तो इसके अकॉर्डिंग तो बढ़नी चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या? अब हुआ क्या है, ये सब छोड़ने के बाद हुआ ये कि जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान बना रहे थे, वो बहुत समझदार थे भैया। वो हर नेगेटिव चीज हर पॉजिटिव चीज देखते थे। उन्होंने कह दिया भैया आर्टिकल 82 में ये हो गया, सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी, आबादी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है भैया, लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया, उन्होंने बोल दिया भैया ठीक है। उन्होंने क्या करा? 84वां संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? सन 2002 में संशोधन कर दिया। किसके अंदर? संविधान के अंदर। कौन सा? 84वां संशोधन कर दिया सन 2002 में। उन्होंने क्या कहा? पता क्या करा उन्होंने कहा भैया जी जो लोकसभा की सीटें हैं, जो राज्यसभा सीटें हैं, यानी जो संसद की सीटें हैं, वो 1971 कितना 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगी। कब तक रहेगी? सन 2026 तक रहेगी। नहीं समझे? समझाता हूँ। 84वां संशोधन हुआ सन 2002 में हुआ। ठीक है, उसने ये कहा भैया जी जो लोकसभा की सीटें हैं, जो राज्यसभा की सीटें हैं, वो ना बढ़ेगी ना घटेगी। ठीक है, कब तक नहीं बढ़ेगी घटेगी? 2026 तक। कब तक? 2026 तक नहीं बढ़ेगी ना घटेगी, चाहे आबादी कितनी हो जाए। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि जो सीटें हैं वो 1971 की जनगणना हुई थी उसी के आधार पर ही रहेंगी। अब समझ लो आप? अब समझो 1971 और आज के टाइम पर डेट क्या है? 7/5/2024। कितने साल हो गए इस बात को? हो गए 50 साल कम से कम हो गए इस बात को। तो जनगणना जो सीटें हैं वो कब इतनी पुरानी सीट बताई थे, आज चल रहा है 2024, तो कितनी आबादी बढ़ी होगी। तो कहना मतलब यह है कि जो लोग जो मांग उठाते हैं, जो लोगों का गांव का विकास नहीं होता, क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता भैया 10 लाख आबादी पे एक है, लेकिन वो 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, अब आप समझो, वो सब छोड़ दो। अब यहाँ देखो, ठीक है, ये कह दिया ये होगा 2026 तक कोई सीटें नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, जो सीटें हैं वो 1971 के आधार पर रहेंगी। अब उसने क्या कहा? उसने ये बोला भैया अगर 2026 के बाद सीटें बढ़ेंगी तो किसकी जनगणना के आधार पर होगी?
वो सन 2001 में जनगणना हुई है, सन 2001 में जो जनगणना हुई है वो उसके आधार पर 2026 में सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब आप ये बोलोगे सर जी क्या कर रहे हो, कैसे बढ़ाते हैं? अब देखो बेटा, कन्फ्यूज होना है। मैं आपको बता दूं, हर 10 साल के बाद हमारे देश का जनगणना होती है। एक डेटा इकट्ठा किया जाता है कि भैया कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी जनसंख्या कम हुई है। जैसे कि आप गूगल पर सर्च करोगे तो मारोगे इंडिया में कि इंडियन पॉपुलेशन, तो वो दिखा देगा। कैसे दिखाता है? वो ऐसे दिखाता है भैया, ये डेटा इकट्ठा करते हैं, वो साइड पर कर देते हैं थप्पा मार के। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब आप कह रहे हो, अभी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आप बोल रहे हो कि 2026 में बढ़ेगी, लेकिन वो जो सीटें बढ़ेंगी वो 2001 के 1 पर आधारित होगी। अब भैया एक पे क्यों होगी बताता हूँ। एक पे इसलिए होगी क्योंकि जो बदलाव हुआ था, जो 84 में बदलाव हुआ वो सन 2002 में हुआ। सो सन 2002 से पहले जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, 2001 में जनगणना हुई थी, इसलिए 2001 के आधार पर ही लोकसभा और राज्यसभा सीटें बढ़ाई जा सकती है। बस में आ गई। 2021 में नहीं, क्योंकि बदलाव सन 2002 में हुआ था। ये क्लियर हो गया आपको? ये आर्टिकल 82 है। ठीक है, एक बार आपको रिपीट करता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ। आर्टिकल 82 ये कहता है सिंपल शब्दों में कि भैया जी प्रत्येक जनगणना के बाद जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, उनकी सीटें बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, ये कहता है। लेकिन संविधान निर्माता ने क्या कहा? उन्होंने कहा भैया जी अगर ऐसा होता रहेगा तो खर्च बहुत बढ़ जाएगा। अगर 10 साल बाद मैं सीटें बढ़ाऊंगा तो संसद में बैठने जगह नहीं होगी, और हर 10 साल बाद में संसद चुनते रहूंगा क्या? ऐसा नहीं है। तो क्या बोल दिया उन्होंने कि भैया जी जो सीटें हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर रहेंगी। क्लियर है चीज, है ना? और 2026 तक वो नहीं बदलेंगे। और 2026 के बाद अगर सीटें घटेंगी बढ़ेंगी वो 2001 की जनगणना के आधार पर घटेंगी या बढ़ेंगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 1971 के आधार पर एक वर्ड है यहाँ पर, परिसीमन। क्या नाम है? परिसीमन। ये क्वेश्चन आता है पेपरों में। ठीक है, एसएससी, यूपीएससी, एमटीएस, सीजे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी, वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं भैया वर्तमान परिसीमन क्या है अभी इंडिया का? क्या वर्तमान परिसीमन क्या है इंडिया का? पहले तो भैया समझ लो परिसीमन का मतलब क्या होता है, उसके बाद वर्तमान परिसीमन क्या होता है। परिसीमन का मतलब होता है चुनावी जो एरिया होते हैं उनकी सीमाएं तय करना। उनकी सीमाएं तय करना मतलब यह है कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया की सीमा बना देना भैया, ये कि इस एरिया में पर्टिकुलर बंदा ही खड़ा होगा और कोई बंदा इस सीमा बाहर नहीं निकलेंगी। एक बॉर्डर तैयार करता है, ये परिसीमन का मतलब ये होता है। ये सीमाएं तय करना काम, इस वर्ड का मतलब। अब क्वेश्चन क्या है? वर्तमान सीमन किस पे आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान सीमन आधारित है। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों मेरे माइंड में आया? ये इसलिए आया क्योंकि आपको पता होगी कि भैया जी एक आर्टिकल था, सॉरी आर्टिकल है, आर्टिकल 370, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान देता है, अलग स्टेट से अलग दिखाता है, इंडिया के जो राज्य है उससे अलग दिखाता है। ठीक है जी, मोदी ने इसको कर दिया खत्म। ठीक है, अब जब खत्म हो गए तो यहाँ चुनाव होंगे। जब चुनाव होंगे तो क्या होंगे? जो एरिया है उसकी सीमा तय करने का काम होगा ना, होगा, इसलिए चर्चा में है वर्ड, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 83 की ओर। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको लग रहा है कि मैं मिटा दूंगा इसको, ले लिया? ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं बच्चों। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 83। कोई भी डाउट हो भाई पूछ ले करो, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए ये सब कुछ क्लास, ये किसी अमीर बच्चे के लिए नहीं है। वो तो पढ़ लगा जाएगा स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्यूशन लेके फीस देके, आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 83। ठीक है, अब आर्टिकल 83 क्या कहता है? आर्टिकल 83 ये कहता है भैया जी जो लोकसभा, जो राज्यसभा, इसे बोलते हैं हम संसद, संसद के जो मेंबर है, संसद सदस्य बोलते हैं। ठीक है भैया, संसद के जो सदस्य हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि भाई संसद के जो सदस्य हैं उनमें क्या क्या, अवधि, संसद के सदस्यों की अवधि, अवधि मतलब टेन्योर, कार्यकाल,
कार्यकाल। संसद के सदस्यों की कार्यकाल क्या होता है? आर्टिकल 83 ये कहता है। ठीक है, अब आर्टिकल 83 ये कहता है कैसे भैया? आप बोलोगे संसद में 2 सदस्य भैया, अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल होगा। बढ़ते हैं आगे हम, पहले बात करते हैं हम लोकसभा की। लोकसभा के सदस्यों की जो अवधि होती है, लोकसभा की ऐसी अवधि होती है, वो कितनी होती है? 5 साल। कितनी होती है? 5 साल। ठीक है, और राज्यसभा, अब आप बोलोगे राज्यसभा की सदस्यों की अवधि कितनी होती है? अच्छा, क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, ये ना बताओ, लोकसभा के सदस्यों की तो बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा का कितना होता है? 5 साल का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का हो गया। अब मैं पूछूं आपसे कि भैया राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? नहीं पता? राज्यसभा कार्यकाल होता है, राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये स्थायी सदस्य है भैया जी, वो अस्थायी है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, जब भी आओगे राज्यसभा के अंदर कोई ना कोई बैठा मिलेगा। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा 5 साल की होती है, फिर 5 साल बाद चुनाव करा, फिर बैठा नहीं है अंदर से कोई जो जीतेगा, जो बहुमत देगा। लेकिन राज्यसभा हर राज्यसभा स्थायी है, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, इसके मेंबर का ही चुनाव होता है, और हर 6 साल बाद 6 साल का सदस्य का वो होता है कार्यकाल। ठीक है, तो ये आर्टिकल 83 बोलता है। ठीक है, अब आर्टिकल बात करते हैं हम आर्टिकल 84 की। आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 ये कहता है भैया जी कि भैया सदस्यों की योग्यता है। कि भैया लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यता को हम डिफाइन करते हैं, एक वर्ड है पॉलिटिकल का अर्हता, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्या? ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो पहली जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। तो पहला तो भैया भारत में क्या होना चाहिए? नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक है भैया जी, दूसरे देश से ना आया हो, वो उसका मेंबर बन सकता है। दूसरा बोलता भैया जी पागल ना हो। क्या हो? पागल ना हो। भैया तुम बताओ, पागल अगर हो गया कोई तो जो चाहे करे उसकी मर्जी, उसे कोई समझाना नहीं है तो पागल है भैया। ठीक है, दूसरा दिवालिया ना हो। क्या ना हो? दिवालिया। दिवालिया ना हो। क्या ना हो? दिवालिया ना हो। दिवालिया समझते क्या होता है? दिवालिया मतलब होता है कर्जदार, वह व्यक्ति जो अपनी औकात से ज्यादा कर्ज ले लेता है और उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो कर्ज चुका सके, बोलते दिवालिया। अगर ऐसे बंदे हमारे संसद के सदस्य बन जाएंगे तो पहले क्या करेंगे? तो पहले तो अपना कर्ज चुकाएंगे, उसके बाद देश का विकास के लिए काम करेंगे। तो ऐसे बंदे भी चाहिए संसद के लिए। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या भाई? लाभ के पद पर ना हो। क्या ना हो? लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो मतलब क्या? देखो सिंपल मतलब आता हूँ, लाभ मतलब सरकारी जॉब ना करता हो भैया जी, सिंपल सी बात ही है। लाभ मतलब सरकारी जॉब ना करता हो, उसे बोलते हैं लाभ का पद। ठीक है, जैसे कि आपको बताऊं मैं, अपने मुकेश अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लाभ के पद नहीं है भैया जी, ये तो प्राइवेट वाले बंदे हैं, ये कितने भी कमाए इसे क्या फर्क पड़ता है? वो लाभ का पद नहीं है, वो बन जाएंगे। लेकिन लाभ का पद अगर चपरासी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो लाभ का पद है उसके लिए, वो छोड़ के आएगा तो ही मेंबर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। बसने वाली है तो लाभ का पद ही होता है। ठीक है, अब लाभ का पद हो गया, इसके अंदर लाभ का पद पर ना हो। ठीक है, तो ये योग्यता होनी जरूरी है। इधर एक चीज और बता दो उसके अंदर में, एक चीज क्या? लोकसभा, ठीक है, प्लस राज्यसभा, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? तो भैया जी 25 होनी चाहिए कम से कम। कितनी चाहिए? 25 चाहिए। ठीक है भैया जी, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी चाहिए? तो 30 चाहिए। चलो भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बनता है। अब ये बताओ प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए कम से कम? बताओ कभी 25 या 30? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे? क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ स्पेशली। देखो
हमारे देश के अंदर जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी जी, जो कि लोकसभा से बनकर आए हैं, ठीक है। जबकि आपको सन 2004 में जब कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनकर आए थे, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। तो राज्यसभा की जगह चुन जाने तो कितनी आयु होनी चाहिए? 30 प्रधानमंत्री की। अगर लोकसभा में तो कितनी होनी चाहिए? 25। लेकिन क्वेश्चन अगर उठता है कि अगर कम से कम कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री आयु, तो 25। अब यहाँ पे एक कर दूंगा आपका, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री का चुनाव कब होता है, तो उससे बोलना भैया जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होता, हमारे देश के अंदर मेंबर पार्लियामेंट चुनाव होता है, एमपी चुनाव होता है, सांसद चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होता है। किधर है भैया जी? ये डीपी नॉलेज थी, ठीक है। तो सुनाइए आपको किधर है, ठीक है। आपको देखो ये वीडियो बड़ी हो गई है, अगली आर्टिकल 85 मैं जस्ट इसके बाद बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप यहाँ तक पढ़ो और बोर्ड ना हो यार, ठीक है। धन्यवाद।